हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वर्दी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिलेबस पे चर्चा किया था, मैथ का सिलेबस क्या है, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम समझेंगे नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं, इसको हम समझेंगे इस क्लास में। और दूसरा है विभक्ति के नियम। उसके बाद तीसरा है संख्याएँ, जैसे सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, आदि संख्याओं के बारे में बात करेंगे। चौथा है संख्याओं में भाग संक्रिया। संख्याओं में भाग कैसे दिया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद लास्ट है पाँचवा, इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको हम समझेंगे। तो समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान दोस्तों, जैसे एक संख्या है 32875। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जो 5 है वो इकाई के स्थान पे है, यानी ये है इकाई का अंक। 7 है दहाई का अंक, ये है इकाई का अंक, इकाई का अंक, और ये दहाई का अंक है। इसी प्रकार सैकड़े का अंक है। तो स्थानीय मान देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर बात करें 5 के स्थानीय मान की, तो चूँकि 5 इकाई के स्थान पे है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर देखें 7, चूँकि 7 दहाई के स्थान पे है, तो दहाई में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 70। 70 क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। और इसी प्रकार 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई बाई ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 800 हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इसी प्रकार 2, और चूँकि ये 1000 के स्थान पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुणे 1 शून्य और बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है स्थानीय मान। अब समझते हैं जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या जाती है, जैसे कि ये संख्या दी गई है 32576। तो अगर इसमें कहा जाए 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान वही संख्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी। पूछ दिया जाए 2 का जातीय मान कितना होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। जातीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या ही हो जाती है। तो 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं स्थानीय मान क्या हो सकता है और जातीय मान क्या हो सकता है। अब बात करते हैं विभक्ति के नियम। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, विभक्ति का नियम। अब समझते हैं विभक्ति के कौन कौन से नियम हैं। समझते हैं 2 से विभक्ति का नियम। 2 से विभक्ति का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इन सभी संख्याओं में से कोई भी हो, या 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8 हो, तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3, 2, 5, 6, तो क्या है, इसकी इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि 624 दिया गया है, तो 624 2 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये 4 इकाई, इसकी इकाई का अंक 4 है, तो ये 4 जो है 2 से विभाजित है, तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 325। अब देखिए इस संख्या में इसकी इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब समझते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के सभी नंबरों का योग जो है 3 से विभाजित है, तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3, 2, 5, 2। अब देखिए इस संख्या में सभी नंबरों को ऐड करेंगे, 3 + 2 + 5
प्लस 2, इन सभी का योग कितना होगा? 3 2 5 5 10 2 12। तो अब देखेंगे 12 3 से अगर विभाज्य है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 3 से विभाज्य है 12, तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4 3 2 432। अब 432 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 3 से विभाज्य है। 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, यानी 9। 9 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभक्ति का क्या नियम है। 4 से विभक्ति का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक जो है यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 5 2 4 7 2 4। अब देखिए ये संख्या क्या है? इसकी अंतिम 2 डिजिट क्या है? 24 है। तो क्या 24 4 से विभाज्य होगी? जी हाँ, 24 4 से विभाज्य होता है। तो संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 9 7 8 1 3 2। अब इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हैं? इकाई और दहाई का अंक कितना है? 32 है। तो क्या 32 4 से विभाज्य होता है? 32 4 से विभाज्य होता है। 32 4 से डिवाइड है, तो इसलिए क्या होगी? ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य होगी। आप समझते हैं 5 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 520 लेते हैं, तो इसके इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल 523 लेते हैं, 32 लेते हैं, तो क्या 532 जो है 5 से विभाज्य होगा? इसके इकाई का अंक 2 है, चूँकि 2 5 से विभाज्य नहीं है इसलिए ये संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 625। इसके इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो चूँकि 5 से विभाज्य है इसलिए ये 625 जो संख्या है ये भी 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभक्ति का नियम देखते हैं। 6 से विभक्ति, चूँकि 6 जो है 2 × 3 से मिलकर बना है, तो इसलिए ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, यानी दोनों से विभाज्य है, तो संख्या क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक संख्या है 19,752। 19,752। अब देखते हैं इसके विषय में। चूँकि इसके इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 3 से ये विभाज्य है कि नहीं है। तो 1 + 9 + 7 + 5 + 2 सभी का योग कितना हो जाएगा? 9 1 10 7 17 5 22 2 24, यानी 24 हो जाएगा। क्या 24 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 24 3 से विभाज्य है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। चूँकि ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो इसलिए ये 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभक्ति का नियम क्या है? आइए समझते हैं। यदि कोई संख्या है उसके इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा दें और बची संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर हम बात करें 882 नंबर है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो इसको छोड़कर शेष बची संख्या 88 है। 88 में से इकाई का जो दुगना है घटा दें, 2 दूना 4, यानी कि 4 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो 84 क्या 7 से विभाज्य है? जी हाँ, 12 सत्ते 84 होता है, तो ये 7 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं 8 से विभक्ति का क्या नियम है। तो 8 से विभक्ति का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक
2 से क्या था, इकाई का अंक यदि 2 से विभाज्य है तो क्या होगा, वो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। 4 के साथ क्या था, अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। 8 के साथ क्या है, यदि अंतिम 3 अंक क्या होगी, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि एक संख्या है 6 7 9 5 4 1 6, देखते हैं इसके अंतिम 3 अंक जो हैं 416 हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, यदि ये 8 से विभाज्य होगी तो ये संख्या भी पूरी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है, 8 पचे 40 और एक बचा 8 दूना 16, 52 में 1 कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य है, क्या है, अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम ले सकते हैं 45 54, तो क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो 4 + 5 + 5 + 4, 5 4 9, 9 5 14 और 14 4 18, कितना हो गया, 18 आया। तो 18 9 से विभाज्य है कि नहीं है, 18 9 से विभाज्य है, तो इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। 9 दूना 18। आप इसी तरह और भी संख्याओं को चेक कर सकते हैं, सभी के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं 11 से विभक्ति का क्या नियम है। यदि किसी संख्या की सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग और माइनस विषम संख्या का योग, या तो शून्य हो या फिर क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक संख्या है 80 16 और 45 91। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सम संख्याओं का योग मतलब कि जो सम संख्याओं पे हैं, सम संख्या माने ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी सम संख्या होगी और चौथी भी सम संख्या होगी, फिर छठवीं सम संख्या होगी, फिर जो 8वें स्थान पे है वो सम संख्या होगी। यानी कि सम संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 0 है, +6 है और +5 है और +1 है, ये सम संख्याएँ हैं। अब देखिए विषम संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 8 है, -8 है, 1 है, 4 है और 9 है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 1 12 हो गया, -8 1 9 4 13 और 13 9 22। इसका अंतर कितना आएगा, अंतर इसका आएगा 10। यहाँ प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका अंतर देखा जाता है। तो क्या 10 11 से विभाज्य है, नहीं। इसका अंतर जो है कितना आएगा, 10। 10 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जिससे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। 93 82 45, इस संख्या को चेक करते हैं कि या ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें सम संख्याओं का योग यानी कि सम संख्या 3 है, फिर 2 है और फिर 5 है, तो 3 + 2 + 5, और इसको माइनस करेंगे, 9 + 8 + 4, तो 3 2 5 5 10 हो जाएगा, माइनस और 9 8 कितना हो जाएगा, 17 और 17 4 21, तो 21 घटा देंगे। इनका अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा इनका 11। तो क्या 11 11 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य होगी। तो यस, ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है।
तो इस प्रकार हमने देखा 2 से विभक्ति का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी 2 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाजितता का क्या नियम है, संख्याओं का आपस में योग यदि 3 से विभाज्य है तो क्या होगी, वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 4 से क्या नियम है, तो 4 से विभाजितता का नियम है कि अंतिम 2 अंकों का जो है, अंतिम 2 अंक जो हैं यदि 4 से विभाजित हैं तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 से क्या नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0 अथवा 5 है तो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाजितता का क्या नियम है, यदि किसी संख्या 2 या 3 से भी विभाज्य है, 2 या 3 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभाजितता का क्या नियम है, इकाई अंक का दोगुना शेष संख्याओं में से घटा देने पर यदि वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है तो संख्याएं भी क्या होंगी, 7 से विभाज्य होगी। और 8 से क्या होगा, अंतिम जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। 9 से क्या है, यदि सभी संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। और 11 से विभाजितता का क्या नियम है, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का जो अंतर है वो या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित हो जाए वो संख्या, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अब समझते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो समझते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, जो क्या है, 2 से विभाज्य होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। और विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे कि 1, 3, 5, 8 2 से विभाज्य नहीं। और अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं जो केवल खुद से विभाज्य होती हैं, एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF ये जोड़े में होती हैं, जोड़े में होती हैं यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो संख्याओं का जोड़ा होगा जिनका HCF कितना होगा, HCF 1 होगा, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझते हैं, 2 और 3 ये 2 संख्याएं हैं तो ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो है HCF जो है क्या है, 1 है, यानी कि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, केवल एक कॉमन है, HCF 1 है। दूसरी देखते हैं 3 और 4 ले सकते हैं, लेकिन 3 और 6 क्या ये सह अभाज्य संख्या हैं, नहीं, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है। ये 3 और 4 है क्योंकि इसका HCF 1 है और इसका HCF जो है वो 3 हो जाता है, इसलिए क्या है, ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब समझते हैं कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताया जो स्वयं से विभाज्य होती हैं और 1 से विभाज्य होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 2 होता है, 2 1 से भी विभाज्य है और 2 खुद से भी विभाज्य है, तो इसलिए ये क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरह 3 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, इसी तरह क्रम बढ़ता रहेगा। तो एक टर्म आता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 100 से, इसे आप याद कर लीजिए, 100 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 25 हैं। टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब समझते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया क्या होती है।
यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। मान लीजिए हमने भाग दिया 5 का 2 में, तो क्या क्या इसमें चीज़ें बचेंगी। तो 5 का भाग दिया 2 में, 2 का भाग दिया 5 में, तो 2 दूना 4 बच गया और 1 बच गया, यानी कि ये जो बचा इसे कहेंगे शेषफल। और ये जो है 2 इसे कहेंगे भागफल, और इसे कहेंगे 2 को कहेंगे भाजक, और ये 5 जो होगा इसे कहेंगे भाज्य। यानी कि 5 क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए फार्मूला बनता है। अगर हमको भाज्य निकालना है, भाज्य को ज्ञात करने के लिए हम यदि भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस शेषफल जोड़ दें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाज्य क्या है, 5 है। तो यदि भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, भाजक कितना है 2 है, इसे भागफल भी कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और शेषफल कितना बचा है 1 बचा है, 1 को जोड़ ही दिया जाए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, 5 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, यही हमारा भाज्य है। तो इस प्रकार इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आपको 3 चीज़ें दे दी जाएंगी, जैसे भाजक और भागफल दे दिया गया और प्लस शेषफल दे दिया गया, तो हमने भाज्य को निकाल लिया। कभी भाजक और भागफल दे देगा और भाज्य भी दे देगा, शेषफल आपको ज्ञात करना रहेगा। कभी भाज्य भागफल दे देगा और शेषफल दे देगा, भाजक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। अब समझते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए समझते हैं कि संख्याएं कितनी बार में रिपीट होती हैं, यानी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितनी बार में रिपीट हो जाएंगी। तो समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी कि 0। यहाँ पे 1 भी हम ले लेते हैं, तो एक जो संख्या है वो एक ही बार में रिपीट हो जाती है, यानी 1 का कितना भी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 ही आएगा, तो ये 1 ही बार में रिपीट हो जाएगी। 2 कम देखते हैं, तो 2 जो है 2 कम 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। फिर से इकाई का अंक जो है वो 2 आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 4 से अधिक बार में ये रिपीट हो जाती है। इसी तरह 3 का देखते हैं, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, यानी कि ये भी क्या हो गया 4 से अधिक बार यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है। अब समझते हैं 4 का, तो 4 कम 4, 4 को 16, चौका 64, 64 चौका 256, फिर 256 चौका 1024 होता है। तो ये जो है 2 बार में रिपीट होती है, ये क्या होगी 2 बार में रिपीट होगी। 5 का देखते हैं, 5 ऐसी संख्या है जो एक ही बार में रिपीट हो जाती है। 5 5 25, 5 125, तो देखिए इकाई का अंक 5 5 आ जा रहा है, तो ये एक ही बार में रिपीट हो जाती है। 6 के साथ भी कुछ ऐसा ही है, 6 छक्का 36, छक्का 216, देखिए इसके इकाई का अंक 6 6 आ जा रहा है, इसलिए ये भी एक ही बार में रिपीट हो जाती है। 7 के साथ देखते हैं, 7 7 49, 49 7 343, उसके बाद 343 सत्य होता है 2401, 2401 सत्य होता है 16807। तो इस प्रकार इसको भी देखेंगे हम, ये 4 से अधिक बार में जाने पे ये रिपीट हो जाती है। तो अब देखते हैं 8 का, 8 कम 8, 8 64, 64 512, कितना हो जाएगा 512, 512 बट्ठे 40 96, 40 96 बट्ठे हो जाएगा 32 759, तो 32 759, ये भी क्या हो जाएगा 4 से अधिक बार में क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे 8 आ गया, ये भी यहाँ पे 7 वाला 7 आ गया। अब देखते हैं 9 का, 9 के साथ क्या है, 9 9, 9 1 कम 9, 9 9 81, 81 9,
729। तो ये भी क्या है, 2 बार में ही रिपीट हो जाता है। और जीरो के साथ क्या है, जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो इस प्रकार हमने देखा संख्या का रिपीटिशन कितनी बार में होता है, यानी प्रत्येक संख्या चौथी बार में क्या हो जाती है, रिपीट होती ही होती है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो एक ही बार में रिपीट हो जाती हैं और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 बार में रिपीट होती हैं। जैसे कि 1 जो है और 5 है और 6 है, ये एक ही बार में रिपीट हो जाती हैं। और जैसे कि 4 है और 9 है, ये संख्याएं क्या हैं, ये 2 बार में रिपीट होती हैं। अब समझते हैं इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। जैसे कि यदि कोई संख्या दी गई है 2137, इसके घात दिया गया है 753। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है हमको। तो इकाई का अंक निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें केवल इकाई का अंक लेना है, बाकी सभी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। 2, 1, 3 ये सभी संख्याएं काट दीजिए। 7 के पावर कितना हो जाएगा, 753, क्योंकि अंत में बचता तो यही इकाई का अंक ही है। तो 753 देखेंगे, 7 4 से अधिक बार में रिपीट हो रहा था, तो इसके घात में हम 4 से भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा उसको हम 7 की घात लिख लेंगे। तो भाग देते हैं तो हो जाएगा 4 एक कम 4 और 3 बच गया, यहाँ हो गया 4/32, फिर 3 बच गया 33 हो गया और 4/32 कितना बच गया, 1 बच गया, 1 शेष बच गया। 753 में 4 से भाग देने पर 1 शेष बच गया, तो 7 की घातें हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 7 की घातें 1, यानी इकाई का अंक इसका कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। और संख्याओं को देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 22 के पावर 23, तो 22 में इसकी इकाई का अंक 2 है, तो हम 2 की घातें 23 ले लेंगे। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 2 की घातें 23, तो 2 को 23 में 4 से हम भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 4 × 5 = 20, 3 बच गया, तो 2 के पावर हम 3 लिख देंगे। तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, दूनी 8, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह आप बहुत से सवाल हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही आसानी से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सवाल लगाते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा।